अंडे का बहुत कंट्रोवर्सी है, शाकाहारी मांसाहारी। एक बात समझने वाली है, उसमें कोई जान नहीं है, इसकी वजह से वो वेजिटेरियन ही माना जाता है। तो जैसे गाय अपने बछड़े के लिए दूध देती है, वैसे ही चिकन ने 21 दिन के लिए बच्चे के लिए टिफिन बॉक्स पैक कर रखा है। लेट एज में अगर बर्ड है तो हम उसको ट्रीटमेंट करने के बजाय एडवाइस करते हैं कि आप इसको सेल कर दीजिए, आप अपने पैसे रिकवर कर लीजिए। इंसानों में चिकनगुनिया होती है, चिकनगुनिया का चिकन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके नाम के आगे चिकन है तो उसमें भी चिकन की कंजम्पशन गिर जाती है। फार्मर जितना पोल्ट्री बर्ड का ख्याल रखता है ना, उतना अपनी वाइफ का और अपने दामाद का नहीं रख पाता है। मतलब आप थोड़ा सा स्ट्रेस उसको देंगे, वो तुरंत प्रोडक्शन ड्रॉप कर देगी। किसी भी तरीके के इंजेक्शंस का यूज़ पोल्ट्री में नहीं होता है, अंडे दिलाने के लिए, ग्रोथ बढ़ाने के लिए वगैरह, ऐसा कुछ जरूरत ही नहीं है। एक बार फिर से आप सभी का गांव पॉडकास्ट में स्वागत है। मुर्गी पालन को लेकर आपके मन में कई तरह के सवाल आते होंगे। आपने भी सुना होगा कि मुर्गियों को इंजेक्शन देके बड़ा किया जाता है। ये भी आपने सुना होगा कि उन्हें इंजेक्शन दिया जाता है तब वो अंडे देती हैं। आपके ऐसे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज गांव पॉडकास्ट में जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह जी, जो आपके ऐसे ही सवालों के जवाब देंगे। आइए मिलते हैं प्रवीण कुमार सिंह जी से। ये प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गांव पॉडकास्ट में। तो अपना परिचय पहले हमारे दर्शकों को दीजिए आज। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह है। मेरी वेटरनरी की डिग्री बॉम्बे वेटरनरी कॉलेज से है और उसके बाद मैंने 2 सब्जेक्ट्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है, वेटरनरी पैथोलॉजी और वेटरनरी न्यूट्रिशन। और मैं बेसिकली लगभग 12 साल से टेक्निकल सर्विसेज पोल्ट्री के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं एज अ पोल्ट्री कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ 3 साल से। और इसमें मैं पैन इंडिया इनफैक्ट कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ में भी अपनी न्यूट्रिशन की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। और इसके अलावा हम लोग हेल्थ की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे आप इतने सालों से पोल्ट्री इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो अभी हमारे दर्शकों को आप पहले पोल्ट्री व्यवसाय की जो इंडस्ट्री है इसके बारे में बताइए कि कितने टाइप की होती है, क्या होती है। देखिए, पोल्ट्री इंडस्ट्री जब वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो इसका दायरा बहुत बड़ा है। ये ज़्यादातर जब पोल्ट्री इंडस्ट्री की बात करते हैं तो लोग चिकन के बारे में खाली सोचते हैं, बट खाली चिकन तक ही सीमित नहीं है। इंडिया में भी कई डिफरेंट पार्ट्स में जो हैं इंडिया के छोटे छोटे लेवल पे कई तरीके की फार्मिंग होती हैं, जैसे कि ईमू की फार्मिंग है, डक की फार्मिंग है, गिनी फाउल की फार्मिंग है, क्वेल्स की फार्मिंग है। बट ये बहुत छोटे स्तर पर होती हैं और कुछ रीजन स्पेसिफिक्स में होती हैं। इसकी वजह से ज़्यादातर चिकन को ही लोग पोल्ट्री इंडस्ट्री मानते हैं। अब अगर चिकन की भी बात करेंगे तो उसमें आप 2 तरीके से इसको देख सकते हैं। एक जो बैकयार्ड फार्मिंग टाइप सिस्टम है, जहाँ पे कि छोटे लाइवलीहुड्स के लिए, छोटे परिवारों के लिए ये फार्मिंग होती है, जो जिसमें कि आप बर्ड को बहुत ध्यान नहीं देते हैं। वो किचन के वेस्ट और सड़क के वेस्ट खा करके भी अपने आप को ग्रो कर लेती हैं और एक छोटे परिवार को आजीविका का साधन देती हैं। वहीं दूसरे हाथ पे पोल्ट्री इंडस्ट्री अपने आप में इतनी बड़ी है कि वहाँ पे आप लाखों करोड़ों बर्ड की बात कर रहे होते हैं। तो दोनों चीज़ें हाथ में हाथ डाल करके साथ में चलती हैं। ज़्यादातर लेकिन जो इंटेंसिव फार्मिंग है या जो बड़े लेवल पे फार्मिंग हो रही है, वो प्रॉपर जेनेटिक्स की होती है, जिसमें कि एक प्रॉपर जेनेटिक प्रोवाइडर है, उसकी ब्रीड है और उसी को चाहे छोटे स्तर पर फार्मर 2-3 हज़ार की फ्लॉक डाल रहा है या फिर बड़े जो कंपनियां हैं वो लाखों की फार्मिंग कर रहे हैं। अब उसमें जो है 2 कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं उनके। एक कमर्शियल ब्रॉयलर जो कि मीट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, जिसे आप कंज्यूम करते हैं, और उसके अलावा कमर्शियल लेयर जो कि सिर्फ अंडे के लिए उन बर्ड्स को पाला जाता है। अब इन दोनों बर्ड्स का पेरेंट होना ज़रूरी है, जहाँ से कि ये बर्ड्स आपको मिलेंगे चिक्स। वो पेरेंट्स जो हैं अपने आप में एक अलग पहलू हो जाता है। तो आप ब्रॉयलर के पेरेंट्स होते हैं और लेयर के पेरेंट्स होते हैं, और ऊपर सब्सिक्वेंट जाते जाएंगे तो इनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जीजीपीज़ हैं वगैरह है। इस तरीके से इंडस्ट्री के आयाम हो जाते हैं। आज के तारीख में बहुत सारे पार्ट्स में इंडिया के जो पहले देसी बर्ड्स होती थी, आज की तारीख में देसी बर्ड्स भी रियर करते हैं लोग प्रॉपर लेवल पे। और देसी बर्ड्स के बहुत सारे क्रॉसेस हैं अलग अलग ब्रीड के साथ, जिनका कि ग्रोथ जो है वो थोड़ा ब्रॉयलर से स्लो होता है। फीड कन्वर्जन रेशियो ब्रॉयलर से थोड़ा कम अच्छा होता है, बट उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है और वो काफ़ी रेंज के रॉ मटेरियल्स को इस्तेमाल करके भी अपने आप को बड़ा कर लेते हैं। तो ऐसे में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, बट एक आम फार्मर भी इन बर्ड्स को पाल सकता है और इनका मीट जो है खाने में ज़्यादा टेस्टी भी होता है, क्योंकि इन्होंने स्लो ग्रोथ किया होता है।
तो जो मीट का जूसीनेस है, टेक्सचर है, जो उसको खाने की सेटिस्फेक्शन है, वो इनकी ज़्यादा होती है। इनको ज़्यादातर आप कलर बर्ड के नाम से जानते हैं या क्रॉयलर के नाम से जानते हैं। कभी कभी जो है इसमें आपकी देसी ब्रीड्स भी हैं, असील है, कड़कनाथ है, इस तरीके की ब्रीड्स होती हैं। तो छोटे स्तर पर अलग अलग पार्ट्स में इंडिया की ये भी होता है। अगर यूपी की बात करेंगे तो पूर्वांचल बहुत बड़ी बेल्ट है इस तरीके की बर्ड्स के लिए। तो जैसे आपने बताया कि अगर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो इंडस्ट्री में एक किसान भी आता है जो मक्का उगाता है या सोया उगाता है, उसी से फिर फीड का है। जी, तो फीड का बताइए, क्योंकि फीड इंडस्ट्री जुड़ी हुई है पोल्ट्री से ही। देखिए पोल्ट्री इंडस्ट्री अपने आप में एक सोच का नतीजा है। ह्यूमन कंजम्पशन में जो ग्रेन्स आते हैं, जो भी अनाज आता है, वो कंज्यूम कर लेने के बाद बहुत सारे बाय प्रोडक्ट बचते हैं। जैसे आप चावल की बात करेंगे तो राइस की पॉलिश Yes. आपकी बचेगी, डी ऑयल्ड राइस ब्रान बचेगा, ठीक है ना। ऐसे ही ब्रीवरी इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वहाँ से DDGS बचेगा। ऐसे ही तरह तरह की इंडस्ट्री के बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं होते हैं। बट पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है इस तरीके के रॉ मटेरियल्स को एक अच्छे प्रोटीन सोर्स में कन्वर्ट करने का एक ज़रिया है। तो जो फार्मर्स के डायरेक्ट प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि मेज़ है, सोयाबीन है, वो तो इंडस्ट्री यूज़ करती है। बट अब सोयाबीन जो है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो पार्ट नहीं जा रहा, या सोयाबीन ऑयल निकालने के बाद जो उसकी खली बच रही है, उस चीज़ को इस्तेमाल में ला करके एक अच्छे प्रोटीन में कन्वर्ट करना, ये पोल्ट्री इंडस्ट्री का थीम है। तो इससे बहुत बड़ा किसानों का ग्रुप जो है प्रभावित होता है, और बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में इसमें मक्का, सोया, मस्टर्ड की खली, DDGS, इस तरीके के इवन आपके एनिमल इंडस्ट्री के बाय प्रोडक्ट्स भी हैं, वो भी कई सारे इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो वो चीज़ जो अदरवाइज़ वेस्ट जानी थी, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि उस चीज़ को हम इस्तेमाल में लाएं। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कोई ऐसी रॉ मटेरियल जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट हो उसको हम अपनी इंडस्ट्री में यूज़ करें। ऐसा इंडस्ट्री भी नहीं चाहती है, वो कॉस्ट में भी नहीं बैठता, गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है, तो यूजुअली नहीं होता ऐसा। तो जैसे फीड की हमने बात की, तो अगर मैं जैसे पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करना चाहता हूँ या कोई भी शुरू कर, हमारा कोई दर्शक है अभी जो देख रहा है, तो अगर पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करना चाहता है तो वो ग्रोथ के लिए क्या करे? देखिए जब आदमी छोटे स्तर पर शुरुआत करता है तो उस समय ये संभव नहीं होता है कि वो अपने लिए खुद चिक प्रोड्यूस कर ले। कई बार ये भी संभव नहीं होता कि अपने लिए खुद फीड की व्यवस्था कर ले। तो ऐसे बिगिनिंग लेवल पे जो है आदमी को एक अच्छी क्वालिटी का रेपुटेशन का चिक परचेस करना चाहिए, और उसको एक अच्छी ब्रांड का फीड जो आप उनकी एरिया में अच्छा काम कर रहा हो, जो और फार्मर्स इस्तेमाल कर रहे हो, जिसमें मोर्टेलिटी कम हो रही हो, जिसमें ग्रोथ अच्छी आ रही हो, फीड कन्वर्जेंस अच्छे आ रहे हो, इस तरीके का फीड चुनना चाहिए और अच्छे से अच्छा फीड खिलाना चाहिए। रही बात मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट जो है पोल्ट्री इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट में क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, उन चीज़ों को किसी भी वेटरनरियन के पास अगर चले जाएंगे तो बिना किसी चार्ज के आपको गाइड कर देगा कि आपने क्या चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, आपने वैक्सीन्स क्या करनी है, आपने मैनेजमेंट में क्या करनी है चीज़ें, आपने क्या सावधानियां बरतनी है। कोई भी जानकार आदमी इंडस्ट्री का आपको इस चीज़ में हेल्प करने से पीछे नहीं हटेगा, बशर्ते आप में सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। आप जो फार्म खोल रहे हैं उनके बहुत सारे नियम कानून होते हैं, उनकी रोड से कनेक्टिविटी होनी चाहिए ताकि आपका माल आसानी से आ जा सके, आपका जितना हो सके और फार्मों से दूरी ज़्यादा होनी चाहिए, आपका पानी का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको शुरुआत करते समय ध्यान में रखनी चाहिए, उसके अलावा कोई बड़ी बात नहीं है। तो सब ज़्यादा पोल्ट्री फार्मिंग में जो है सब ज़्यादा खर्च फीड का ही होता है। जी, तो कैसे इस खर्च को किसान कम कर सकता है? देखिए शुरुआती स्तर में जबकि वो आहरित है, डिपेंडेंट है किसी और बंदे के पीछे जो कि फीड प्रोवाइड कर रहा है, ऐसे में सिर्फ इतना ही एडवाइस करा जा सकता है कि आप अच्छी क्वालिटी का फीड खिलाइए। अच्छी क्वालिटी का फीड का कॉस्ट ज़्यादा दिखता है, बट क्योंकि उसकी फीड कन्वर्जन रेशियो अच्छी होती है, इसके वजह से जो फीड का कंट्रीब्यूशन प्रोडक्शन कॉस्ट में है, लागत में, वो काफ़ी कम हो जाता है। मतलब आप सस्ता फीड खिलाएंगे, हो सकता है आपका 1 kg मीट प्रोड्यूस करने के लिए 60 रुपये का खर्चा आ रहा हो, आप वहीं पे महंगा फीड खिलाएंगे अगर वो अच्छी क्वालिटी का है तो हो सकता है 50-55 रुपये ही उसका कॉस्ट आए। तो जो बंदा फीड खुद नहीं बना सकता है उसके लिए तो सिर्फ इतना ही है कि वो अच्छी क्वालिटी का फीड खिलाए। फिर आदमी समय के साथ जैसे अपने आप को ग्रो करना चाहता है, अपना खुद का फीड बनाना बहुत आसान काम है, और ख़ास करके उन बंदों के लिए जिनकी अपनी खेती है और वो पोल्ट्री से रिलेटेड सामान खुद पैदा कर सकते हैं या आसानी से
कहीं से ले सकते हैं। उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा आसान है कि वो अपना फीड खुद बना सकते हैं। और बहुत सारे लेयर फार्मर्स जो हैं, जो कि छोटी कैपेसिटी के ही हैं, वो अपना फीड खुद बना लेते हैं। और बहुत सारे ब्रॉयलर फार्मर्स भी बना लेते हैं। जो फीड है, इसमें 2 तरीके का फीड होता है। एक कच्चा फीड जिसको हम मैश बोलते हैं, और एक पैलेट फीड जो कि प्रॉपर मशीन में पका होता है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, आप पैलेट फीड के चक्कर में नहीं पड़ सकते हैं, तो आप मैश फीड से शुरुआत कर सकते हैं। और अदरवाइज़ अगर आपके पास अच्छी फार्मिंग हो गई है, या आपके किसान दोस्तों के साथ आपका एक अच्छा समूह है, तो आप किसी भी फैक्ट्री में जा कर के उनको एक प्रोडक्शन कॉस्ट उनका दे करके, उनका मतलब प्रोसेसिंग चार्जेस दे करके आप वहाँ पे अपना पैलेट फीड भी बनवा सकते हैं। तो दोनों में अंतर क्या होता है, मैश और पैलेट में? देखिए, जैसे जैसे समय इवॉल्व होता है, बर्ड की जेनेटिक्स इंप्रूव होती है, तो पैलेट फीड जो होता है उसमें 2-3 बेनिफिट्स मिल जाते हैं। पहली बात तो, अगर आप बर्ड को मैश फीड देते हैं तो कई बार बर्ड सिलेक्टिव फीडिंग करने की ट्राई करती है। वो मक्का चुन करके खा लेगी, पाउडर हो सकता है नीचे रह जाए, तो उस वजह से वेस्टेज होती है। और दूसरी चीज़, मैश फीड कई बार डस्ट बन करके उड़ता है, उसकी वजह से वेस्टेज होती है। और हालांकि पोल्ट्री जो है वो कच्चा दाना हजम करने के लिए पूरी तरह समर्थ है, लेकिन जब आप उसको पैलेटेड फीड देते हैं तो जो हीट ट्रीटमेंट हुई होती है उसके वजह से कहीं ना कहीं डाइजेस्टिबिलिटी बहुत इंप्रूव हो जाती है। तो अगर आप सेम फार्मूले में दोनों चीज़ों को रन करेंगे तो आपका जो फीड कन्वर्जन रेशियो है वो पैलेट में बेटर आएगा। दूसरी चीज़, जब आप पैलेटिंग करते हैं तो आप उसको हीट ट्रीटमेंट जो दे रहे हैं उसके वजह से कोई बैक्टीरियल लोड अगर है तो वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। इसके वजह से आप अगर सेम खर्चे का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो आपका पैलेट फीड जो है वो आपको बेटर फीड कन्वर्जन रेशियोज देगा। लेकिन अगर आपको पैलेट फीड बनाने का जो कॉस्ट आपके ऊपर आ रहा है वो अगर सिग्निफिकेंट है, अगर आपका 1.5 रुपया 2 रुपया प्रति किलो पैलेट फीड बनाने में खर्चा हो जा रहा है, तो फिर मैं ये एडवाइस करता हूँ कि आप उतना पैसा फार्मूले को रिच करने में लगा दें। आपका फार्मूला मान लीजिए 30 रुपये का था, आप उसको 32 रुपये का फार्मूला बना लीजिए, तो 12 महीनों में से 9-10 महीने पॉसिबिलिटी है कि आप पैलेट फीड के बराबर या उससे बेटर भी रिस्पॉन्स ले सकते हैं। कुछ एक्सट्रीम सीजन्स में कभी कभी डिफ़िकल्टी हो सकती है, जबकि बर्ड का फीड इंटेक कम होता है। जैसे कि अभी हम अप्रैल में बैठे हैं, इस समय बर्ड का फीड इंटेक ऑलरेडी कम होता है। ऐसे में कभी कभी आपको मैश फीड में प्रॉब्लम थोड़ी सी आती है, बट आपका फार्मूला जितना रिच है उस हिसाब से वो प्रॉब्लम काउंटर भी हो जाती है। ये तो फीड की बात हुई। वैक्सीनेशन कितना अहम है पोल्ट्री फार्मिंग में? वैक्सीनेशन से ज़्यादा अहम मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है, क्योंकि ब्रॉयलर में, लेयर में, ब्रीडर में, सभी में अपनी बीमारियां एज के हिसाब से तय है कि ये बीमारी लगभग इस टाइम जोन में आएगी और इस टाइम जोन में नहीं आएगी। तो क्योंकि ब्रॉयलर की बात करेंगे तो बहुत छोटे स्पैन की बर्ड है, 35-40-45 दिन से ज़्यादा की बर्ड नहीं होती है। तो इस बर्ड में चुनिंदा 2-3 बीमारियां हैं। अगर आप उनके प्रति वैक्सीनेशन करते हैं और सही तरीके से करते हैं तो आप 99% आप इंश्योर्ड हो सकते हैं कि आपको कोई बड़ा आउटब्रेक नहीं आने वाला है। अगर बाई चांस बीमारी आती भी है तो वो भी बहुत हल्की आती है और 1-2 दिन में बर्ड रिकवरी का ट्रेंड शो करने लग जाती है। लेयर और ब्रीडर के केस में, क्योंकि आपने उस बर्ड को बहुत समय तक रखना हुआ है, इस वजह से आप वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी हो जाती है। बहुत सारी वैक्सीनेशंस होती हैं, बट अगेन क्योंकि आप उस बर्ड को साल, 1.5 साल, 2 साल रख रहे हो, वैक्सीनेशन आपका सबसे बड़ा हथियार होता है उस बर्ड को प्रोटेक्ट करने का। क्योंकि सबसे पहला जो प्रोटेक्शन होना चाहिए वो बायोसिक्योरिटी से होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली बायोसिक्योरिटी जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी करनी संभव नहीं हो पाती है। बायोसिक्योरिटी का ब्रेक लगते ही जो सेकेंड चीज़ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी है वो वैक्सीन है। अगर ये प्रोटेक्शन आपके पास है तो आप मेजर लॉसेस मॉर्टलिटी की वजह से या प्रोडक्शन लॉस की वजह से नहीं खाएंगे। तो जैसे बायोसिक्योर की आपने बात की, तो अभी हमने कई सारी उड़ीसा में कई सारे वहाँ के ट्राइबल हैं, उनसे बात भी की थी, वहाँ पे बायोसिक्योर विलेज बनाए गए थे। तो आप दर्शकों को बताएंगे कि बायोसिक्योर कैसे, क्या होता है? बायोसिक्योरिटी अपने आप में इतना बड़ा आस्पेक्ट है कि वो छोटी डिस्कशंस के पहलू में नहीं है, बट बायोसिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि इन्फेक्शियस एजेंट्स जो हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, इनसे अपने बर्ड को कैसे बचाया जाए। तो उसके लिए आपने देखना ये होगा कि ये बीमारियां जो हैं एक्चुअल में हवा से फैलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। ज़्यादातर ये किसी न किसी साधन, व्यक्ति, सामान, इसी चीज़ से ये बीमारियां आती हैं। आपने किसी तरीके से ये सुनिश्चित करना है कि किसी व्यक्ति से, किसी वाहन से, किसी सामान से, किसी के जूते से ये आपके फार्म में वो कोई बंदा इन्फेक्शन दे करके ना जाए।
अगर वो इन्फेक्शन वहाँ पे आपके फार्म पे प्रेजेंट नहीं है, कहीं से आ नहीं रहा है, तो बीमारी आपके फार्म में जो प्रेजेंट है उतना ही है। आप अगर अपना हर बार शेड अच्छे से साफ़ करते हैं तो आपके फार्म में कोई बीमारी नहीं है, ठीक है ना। आप शेड साफ़ कर रहे हैं, आप गैप दे रहे हैं, तो आपके फार्म में कोई बीमारी नहीं है। अब ऐसे में अगर आप बाहर से बीमारी आना किसी तरीके से रोक लें तो फिर आप बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड हैं। ये आपका प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस है। ये डिफेंस टूटने के बाद तब आपका सेकेंडरी लाइन ऑफ डिफेंस वो वैक्सीनेशन होगा। और थर्ड लेवल पे आपका आएगा बर्ड का स्ट्रेस। बर्ड जितना अच्छी न्यूट्रिशन पे होगा, जितना कम क्लाइमेटिक स्ट्रेस उसके ऊपर होगा, उतना उसका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। दैट विल बी योर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। जैसे आपने स्ट्रेस की बात की, तो जैसे ये हमारा जो यूपी, बिहार है, झारखंड है, तो यहाँ पे मौसम का जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात, तो पोल्ट्री में इन मौसम का क्या असर होता है? जैसे गर्मी में भी रेट बढ़ जाते हैं, ये सारी चीज़ें। ये क्वेश्चन इंडिया के लिए नहीं, सभी कंट्रीज के सभी लिए वैलिड countries है। सभी के अपने कुछ ना कुछ क्लाइमेट के वरदान या श्राप हैं। इंडिया का क्लाइमेट जो है अच्छे क्लाइमेट्स में माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे 4 सीजन्स या उससे भी ज़्यादा सीजन्स दिखते हैं। तो इसमें 2 बार गुलाबी सर्दियाँ आती हैं, ठीक है ना। जब भी मौसम ट्रांजिशन में होता है, वो फेज़ में पोल्ट्री इतना ज़्यादा अच्छा ग्रोथ करती है कि हम लोग को भी कभी कभी यकीन नहीं होता है। लेकिन आपके 2 एक्सट्रीम सीजन्स भी आते हैं। जो आपका एक ठंडी का एक्सट्रीम आता है दिसंबर जनवरी के आसपास, और एक आपका जो गर्मी का एक्सट्रीम आता है वो कितना लंबा चले जाए आपको पता नहीं होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे जो पोल्ट्री है वो अपने आप को मॉडिफाई कर रही है, डेवलप कर रही है। ईसी शेड्स भी बनने लगे हैं, सेमी ईसी शेड्स भी बनने लगे हैं, और ना भी हो तो कम से कम पंखे की व्यवस्था, हीट जनरेट करने की व्यवस्था, फार्म के अंदर वाटर स्प्रे करने की व्यवस्था, ये धीरे धीरे फार्मर करते जा रहा है, जो कि आसानी से कॉस्ट में आ जाता है। मतलब गर्मी है, आपने छत के ऊपर स्प्रिंकलर लगा लिया, 60 रुपये का कॉस्ट है एक पीस का। आपने अंदर फॉगर लगा लिया, 60-70 रुपये कॉस्ट है एक पीस का। तो आप बहुत कम खर्चे में एक्चुअल में अंदर वो क्लाइमेट दे सकते हो जो बर्ड को चाहिए। बर्ड को तो चाहिए 25 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, वो आपको खाली गुलाबी मौसम में मिल सकता है। बाकी मौसम में आप वो मौसम उसको दे सकते हैं। बर्ड को बाहर क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। उसके शेड के अंदर उसको टेम्परेचर जोन में जितना वो कंफर्टेबल रहेगा उतना आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। अभी आपने बात की थी, यानी ब्रीडर और लेयर और ब्रायलर, हाँ 3 हैं। तो अभी तक लोगों को क्या पता है, लोग, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो मुर्गी अंडे देती है फिर वही आ जाती है कटने को। तो इनके बारे में भी दर्शकों अगर जानना चाहेंगे कि ये क्या है। देखिए, मेन क्या है कि पहले तो अंडे के बारे में समझना हाँ। ज़रूरी है। अंडे का बहुत कंट्रोवर्सी है, शाकाहारी मांसाहारी। मांसाहारी, एक बात समझने वाली है कि जो कमर्शियल लेयर जिसको हम कहते हैं, उस कमर्शियल लेयर के पूरे यूनिट पे एक भी मेल बर्ड नहीं होता है। जो अंडा देना है वो बर्ड का एक नेचुरल प्रोसेस है। हर 24, साढ़े 24, 25 घंटे में उसने एक अंडा देना होता है, ठीक है ना। वो अंडा टिफिन बॉक्स है। अगर मेल और फीमेल कांटेक्ट में आते हैं और उस अंडे में एम्ब्रियो डेवलप होता है, उस कंडीशन के लिए ये टिफ़िन बॉक्स नेचर ने दे रखा है। बट जब मेल नहीं है तो कोई एम्ब्रियो, कोई जान पड़ने का चांस नहीं है। जब एम्ब्रियो पड़ने का चांस नहीं है, जान पड़ने का चांस नहीं है, तो सिर्फ वो टिफ़िन बॉक्स है। तो जैसे गाय अपने बछड़े के लिए दूध देती है, वैसे ही चिकन ने 21 दिन के लिए बच्चे के लिए टिफ़िन बॉक्स पैक कर रखा है। अगर बच्चा वहाँ है ही नहीं तो वो टिफ़िन बॉक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई जान नहीं है। इसकी वजह से वो ऑल्दो कॉन्ट्रोवर्शियल है बट वेजिटेरियन ही माना जाता है। अब ये कमर्शियल अंडे देने वाली बर्ड जो हैं, इनके अंडे में और जो ब्रीडर बर्ड है उनके अंडे में फ़र्क होगा। ब्रीडर बर्ड का जो अंडा है वहाँ पे मेल फीमेल दोनों होंगे, अंडे में जान पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन वो अंडे की कीमत 30 रुपये होती है, आपको 4 रुपये में कौन बेच देगा, ठीक है ना। तो वो अंडा जो कि ब्रीडर फार्म्स पे इस्तेमाल होता है, जहाँ मेल और फीमेल की मीटिंग होती है, वो अंडा इतना कीमती है, फिर उसको आप बाकायदे उसको आप हैचिंग करते हैं और उसमें से चिक निकलता है जो आपका कमर्शियल ब्रॉयलर या कमर्शियल लेयर बनता है। अब रही बात कि जब इनकी उपयोगिता ख़त्म हो जाती है, मतलब ये अपना पूरा लाइफ स्पैन जी जाते हैं और ये बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल नहीं रह जाते हैं, उस कंडीशन में इनका भी कहीं ना कहीं आपको लिक्विडेशन करना पड़ेगा। आप इनको हरदम अपने फार्म पे नहीं रख सकते। तो ये भी जब सही समय होता है तो ओपन मार्केट में आते हैं, बट ये डिस्गाइज में नहीं आते हैं, आप इनको पहचान सकते हैं। ये ब्रीडर बर्ड है, देख करके पता लगेगा।
और लेयर बर्ड है, आपको देख के पता लगेगा, और इनकी स्पेशल डिमांड है। बहुत सारे बिरयानी के ब्रांड्स हैं जो इस चीज़ पे ही अपने आप को फख्र करते हैं कि भाई हम लेयर का मीट प्रोवाइड करते हैं, जो कि रेयर है, बहुत आसानी से नहीं मिलता है। और जिन एरियाज़ में ब्रीडर वगैरह पलते हैं वहाँ के आसपास के लोग ताक लगा के बैठे होते हैं कि कब ब्रीडर बर्ड बिकेगी, क्योंकि डिफरेंट तरीके का मीट खाने मिलता है उनको। तो ये धोखे में आप नहीं खाते हो, ये आप अपनी पसंद से खाते हो। तो जैसे अभी इंसानों के डॉक्टर होते हैं, गाय भैंस के, पोल्ट्री के बहुत कम एक्सपर्ट, मेरे जानने में तो बहुत सारे कम हैं। तो एक पोल्ट्री मुर्गियों के डॉक्टर, हाँ, क्या चुनौतियां हैं? अगर कोई हमारा दर्शक को कोई देख रहा हो, आपको सुन रहा हो या देख रहा हो, अगर वो पोल्ट्री में कैरियर बनाना चाहता हो तो कुछ सुझाव हो। देखिए क्या होता है, वेटरनरी साइंस जो है अपने आप में बहुत इंडिया में बहुत अलग तरीके का करिकुलम है। इसमें आपका इंसान छोड़ करके बाकी सब आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। अब इंसान छोड़ के बाकी सब आपको पढ़ाया गया है, आपकी रुचि किस में है उस हिसाब से आप किसी एक चीज़ को अपनी स्पेशलिटी बना लेते हैं, ठीक है ना। हमारी जो मास्टर्स डिग्री हैं वो भी ह्यूमंस की तरह ही होती हैं, माइक्रोबायोलॉजी में, पैथोलॉजी में, मेडिसिन में, सर्जरी में, गायनेकोलॉजी में ह्यूमंस की तरह ही स्पेशलाइजेशन होती है। तो पोल्ट्री की कोई अलग से स्पेशलाइजेशन मास्टर्स में नहीं होती है, बट एक पोल्ट्री साइंस करके सब्जेक्ट होता है जो कि थोड़ा रिलेवेंट है। आप वो पोल्ट्री मैनेजमेंट पे स्पेशली फोकस करता है। उसके अलावा जो पैथोलॉजी है और न्यूट्रिशन है, ये सब्जेक्ट्स भी जो हैं वो इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा सर्व करते हैं। और अगर कोई छोटे लेवल पे अपने आप को ट्रेन करना चाह रहा है तो पुणे में IPMT है और इस तरीके के इंस्टीट्यूट हैं जो छोटे छोटे कोर्सेज करवाते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो छोटे छोटे कोर्स करवाते हैं जहाँ आप अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। चुनौतियाँ जो हैं पोल्ट्री इंडस्ट्री में, देखिए बेनिफिट्स और चुनौतियाँ दोनों ही चीज़ें होती हैं। ये पोल्ट्री इंडस्ट्री में मैं अगर डॉक्टर हूँ तो मैं हमेशा एक हर्ड ट्रीटमेंट करता हूँ, फ्लॉक की ट्रीटमेंट करता हूँ, इंडिविजुअल बर्ड की हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो फ्लॉक की ट्रीटमेंट करने की वजह से ये सिर्फ मेडिसिन नहीं रह जाता है, इसमें मेडिसिन से लेकर के आपका बिजनेस अंडरस्टैंडिंग से लेकर के इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही अलग अलग तरीके के साइंसेस का मिक्सअप करके तब एक आदमी पोल्ट्री का एक्सपर्ट बन पाता है। बिकॉज इट इज़ नॉट, मतलब खाली ट्रीटमेंट तक नहीं है, खाली डायग्नोसिस तक नहीं है, और आपके डायग्नोसिस का इम्पैक्ट इतना बड़ा होता है। अगर आप सपोज करिए 10 लाख की फार्मिंग है किसी की, तो आपकी जो डायग्नोसिस है वो सही या गलत होने का इम्पैक्ट 10 लाख बर्ड पे जाएगा और पता नहीं कितने लोगों की जीविका के ऊपर जाएगा। तो बहुत जिम्मेदारी वाला काम है ये चीज़ है। और जो भी आपकी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं वो यूजुअली टाइम लेती हैं, तो इसके वजह से जो डायग्नोसिस होती है ऑन साइट ही होती है ज़्यादातर टाइम, उसके वजह से और भी ज़्यादा चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं। लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये साइंस इतना लोगों ने डेवलप कर लिया, पुराने हमसे पहले जो डॉक्टर्स आकर के गए हैं, कि प्रॉब्लम को समझना उतना मुश्किल नहीं रहता है, क्योंकि कुछ चुनिंदा प्रॉब्लम्स हैं जो चुनिंदा समय में आती हैं, बर्ड की एज के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से। अगर बंदे को जानकारी है तो वो बहुत आसानी से समझ सकता है कि हम क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बड़ा सवाल है एंटीबायोटिक का, कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती है वो कहती है कि पोल्ट्री फार्म में एंटीबायोटिक का ज़्यादा यूज करते हैं, तो इसके बारे में देखिए क्या है, इस चीज़ में थोड़ा सच है, थोड़ा बढ़ा करके है, ठीक है ना। देखिए वो भी लाइफ स्टॉक हैं, ठीक है ना, उनको भी बीमारियां होती हैं, हमारी तरह बैक्टीरियल बीमारियां होती हैं, हमारी तरह वायरल बीमारियां होती हैं, और उनकी ट्रीटमेंट में कभी ना कभी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, अदरवाइज वो मर जाएंगे, बचेंगे नहीं। वो बचेंगे नहीं तो फार्मर बचेगा नहीं, खाली मुर्गी की बात नहीं है, ठीक है ना, फार्मर की भी जीविका का साधन है वो। तो अगर ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा तो एंटीबायोटिक्स हमको इस्तेमाल करनी पड़ती है। बट एज अ वेटरनरियन हम लोग भी बहुत सारी सावधानियाँ बरतते हैं। उनमें से एक सावधानी ये होती है कि जो ह्यूमंस में कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स हैं, हम उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो इंटेंडेड फॉर एनिमल पर्पस भी बनी हैं, वो उनका इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो ह्यूमन में आज से 40 साल पहले चलती थी, आज उनको कोई इस्तेमाल नहीं करता है, उनको इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये सावधानी हम लोग बरतने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़ कि बर्ड को हम लोग लेट एज में ट्रीट नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए बर्ड यंग एज में है, उस समय उसको कोई परेशानी है तो हम ट्रीट कर लेते हैं, तो वो बर्ड के अंदर से रेसिड्यूज जो है उसके विड्रॉल पीरियड के बाद निकल जाते हैं। विड्रॉल पीरियड किसी का 3 दिन का, किसी का 7 दिन का, किसी का 14 दिन का है। लेट एज में अगर बर्ड है तो हम उसको ट्रीटमेंट करने के बजाय एडवाइस करते हैं कि आप इसको सेल कर दीजिए, आप अपने पैसे रिकवर कर लीजिए,
इस वजह से भी बहुत कम चांस होते हैं, अगर कोई वेटरनरियन इन्वॉल्व है तो एंटीबायोटिक जो है बर्ड के अंदर रेसिड्यू रह जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर सपोज करिए कि किसी फार्मर ने मिस्टेक करी या किसी वेटरनरियन ने मिस्टेक करी और वो एंटीबायोटिक का कुछ रेसिड्यू चले गया, तो वो एंटीबायोटिक आपको नुकसान तो नहीं कर सकती है, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मैटर है वो ये है कि अगर आपके अंदर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी की एंटीबायोटिक लगातार जाती रहती है तो बैक्टीरिया जो है उस एंटीबायोटिक को समझ जाते हैं और उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। यही प्रॉब्लम है। बट मेरा इसमें सोच इस तरीके से है कि अगर आपको, मेरे को, किसी को भी ज़रा सा भी इन्फेक्शन होता है तो आदमी Right. तुरंत एंटीबायोटिक खा लेता है। और मैं, मेरे ख्याल से पूरे जीवन में एक दो बंदों को भी नहीं मिला हूँ जो कि उसका कोर्स पूरा करते हैं, ठीक है ना। तो जब आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो लापरवाही से खाने वाली दवाइयाँ जो हैं एक्चुअल में इनका रोल बहुत ज़्यादा है। बिकॉज पहली बात तो ये वो दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर बहुत दोबारा लिखेगा, हम तो जो इस्तेमाल करते हैं यूजुअली कम इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें होती हैं। तो ये जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ है बिना प्रिस्क्रिप्शन के, और आप किसी मेडिकल स्टोर से पूछ करके ले रहे हो और आप एक गोली दो गोली खा करके छोड़ दे रहे हो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का ज़्यादा बड़ा इशू यहाँ से आता है। जो एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस आपको मीट के थ्रू आ सकता है वो अपने आप में एक कंसर्न है और उसमें सभी प्रोफेशनल्स को सावधानी बरतनी चाहिए, बट वो इकलौता रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए। हमको अपनी ओवरऑल प्रैक्टिसेस चेंज करनी पड़ेगी, एक चीज़ के ऊपर ब्लेम करके नहीं चल पाएगा। हर दूसरे तीसरे साल बर्ड फ्लू का महाराष्ट्र कुछ एरिया में तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है, तो किसान कैसे खुद को प्रिपेयर करें इनसे बचने के लिए? देखिए, पोल्ट्री इंडस्ट्री का और भ्रांतियों का, अफवाहों का, जानकारी के अभाव का बहुत पुराना रिश्ता है। इंसानों में चिकनगुनिया होती है, चिकनगुनिया का चिकन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके नाम के आगे चिकन है तो उसमें भी चिकन की कंजम्पशन गिर जाती है, ठीक है ना। ऐसे ही बर्ड फ्लू जो है वो बर्ड्स की बीमारी है। वैसे भी ज़्यादातर जो है, जो आपकी वाइल्ड बर्ड्स होती हैं जो माइग्रेशन करती हैं, वो इसको हार्बर करती हैं, उनको इससे जल्दी कोई नुकसान होता नहीं है। बट कभी कभी उनमें इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, उनकी डेथ होती है, उसके वजह से अफवाहें फैल जाती हैं। कई बार किसी बेल्ट में हो भी सकता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम आई हो, सपोज करिए बर्ड में प्रॉब्लम है, ठीक है ना, लेकिन वो बर्ड की प्रॉब्लम ह्यूमन को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में बर्ड फ्लू से आज तक कोई ऐसा कैजुअलिटी हुई नहीं है। और खाने से तो संभव ही नहीं है, बिकॉज वायरस वैसे भी आप कुकिंग करोगे ख़त्म ही हो जाता है। जो फार्मर्स बर्ड के प्रेजेंस में हैं वो एक्चुअल में रिस्क में हो सकते हैं, जिनका कि बर्ड को लगातार एक्सपोजर हो रहा है। अगर बाई चांस वो वायरस म्यूटेट कर जाता है और ह्यूमन को अफेक्ट कर देता है, तो जो लोग बहुत ज़्यादा क्लोजली इन्वॉल्व हैं वो थियरेटिकली एक रिस्क में आते हैं, बट प्रैक्टिकली उनको भी आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। तो अगर आप सिर्फ इसको कंज्यूम कर रहे हैं तो आप जब भी मीट को पकाते हैं इंडियन तरीके से 70-100 डिग्री के टेम्परेचर पे कुछ नहीं बचता है, ठीक है ना। और वैसे भी ये वायरस, बर्ड फ्लू की बात करेंगे तो ये सांस की बीमारी का वायरस है, खाने से तो वैसे भी नहीं जाएगा। बट मोटा मोटा यही है कि अफवाह ज़्यादा है, मतलब ह्यूमन कंजम्पशन में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये फार्मर के लिए प्रॉब्लम है, फार्मर उसकी रोकथाम करे, ठीक है। बट ह्यूमन उसको ना खाए, किसी भी पोल्ट्री की बीमारी का ह्यूमन कंजम्पशन से कोई लिंक नहीं है। इकलौता टर्म्स एंड कंडीशन, अगर मैं इतना ब्रॉड चीज़ बोल रहा हूँ कि आप बिंदास खाइए, कुछ भी नहीं है, तो उसमें सिर्फ टर्म्स कंडीशन इतना ही बोलूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कवर हो रही। इंडियन मेथड से कुकिंग कर लीजिए, 0% चांस या उससे बिलो अगर कुछ होता है नंबर्स में, उतनी प्रोबेबिलिटी कि आपको कोई चीज़ होगी। जैसे आपने पहले भी जिक्र किया था कि अंडे का, कि शाकाहारी है कि मांसाहारी है, और कई सारे लोग वायरल होते हैं आज जब से सोशल मीडिया की पे होते रहते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा क्रूएल्टी, बहुत वैसे तरीके से उनके वो किया जाता है, मुर्गियों का पीरियड है, तो इसके बारे में बताइए। देखिए, क्रूएल्टी, आप एक जानवर जो बोल नहीं सकता है उसमें क्रूएल्टी को जज कैसे करेंगे, है ना। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। गवर्नमेंट के मानक हैं, जिन मानकों के तहत अगर आदमी फार्मिंग कर रहा है तो उसका मतलब है कि गवर्नमेंट को लगता है कि इसमें कोई क्रूएल्टी नहीं है, ठीक। दूसरा चीज़, एक्चुअल में क्रूएल्टी तो बहुत दूर की बात है। पोल्ट्री इंडस्ट्री में आप
इतना सा स्ट्रेस अगर दे देंगे ना बर्ड को, इतना सा स्ट्रेस, वो तुरंत प्रोडक्शन ड्रॉप कर देगी, वो तुरंत मॉर्टलिटी में चली जाएगी, फार्मर तो वैसे ही तबाह हो जाएगा। फार्मर का जितना ख्याल रखा है, फार्मर जितना पोल्ट्री बर्ड का ख्याल रखता है ना, उतना अपनी वाइफ का और अपनी दामाद का नहीं रख पाता है, ठीक है ना। और जितना बीवी रूठती नहीं है, उससे ज़्यादा बर्ड रूठी रहती है। मतलब आप थोड़ा सा स्ट्रेस उसको देंगे, वो तुरंत प्रोडक्शन ड्रॉप कर देगी। यानी वो स्ट्रेस में नहीं है। अगर वो स्ट्रेस में होगी तो अपने फुल जेनेटिक पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं कर सकती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप अगर उनके ब्लड कलेक्शन करोगे और ब्लड में आप अगर उनके हार्मोन्स चेक करोगे, स्ट्रेस हार्मोन्स, तो आपको बिल्कुल नॉर्मल मिलेंगे, अनलेस वो किसी एक्चुअल स्ट्रेस से गुजर रही हैं। जैसा कि आप धूप में खड़े जाओगे तो आपको हीट स्ट्रेस लग जाएगा। तो अगर उस तरीके की कोई सिचुएशन उनके साथ भी होती है कि बहुत गर्मी है और मान लीजिए व्यवस्थाएं उतनी अच्छी नहीं है, तो ओके, वो एक तरीके का स्ट्रेस है जो आदमी अपने लिए भी झेलता है। आदमी भी शीत लहरी में, गर्म लहरी में मर जाता है, ठीक है ना। अगर कोई बंदा व्यवस्था नहीं कर पा रहा, उस कंडीशन में हाँ प्रॉब्लम है, बट उनको कितना स्पेस दे रहे हैं और क्या उसकी वजह से वो स्ट्रेस में है, वो स्ट्रेस में नहीं है। तो अगर वो स्ट्रेस में होंगे तो कभी परफॉर्म नहीं करेंगे। रही बात, जैसे मैंने पहले बताया था कि एक मुर्गी है, ठीक है ना, आप उसको कहीं किसी कमरे में छोड़ दीजिए, ठीक है ना। उस कमरे में छोड़ने के बाद आप देखेंगे तो 24-24.5 घंटे बाद वो एक अंडा दे देगी, ठीक है ना। अगले दिन आप वापस से आइए, फिर आपको वो अंडा मिल जाएगा। आप इसमें तो कुछ नहीं कर रहे हो, आपने तो उसको कोई फोर्स नहीं किया, तुमने अंडा देना है। वो उनकी फिजियोलॉजी है कि नेचर में अगर कोई भी उनको अपने आगे बैचेस बढ़ानी है ना, अपनी जनरेशन आगे बढ़ानी है, तो उनका सिस्टम भगवान ने ये किया कि भाई तुमने हर 24-24.5 घंटे में एक अंडा देना है। अगर मीटिंग हुई है तो वो अंडे में जान पड़ जाएगी, अगर मीटिंग नहीं हुई है तो वो अंडा कुछ नहीं है, टिफिन बॉक्स है। अंडा वो खुद अपनी स्वेच्छा से देती है, तो अंडे देने में कोई उसमें क्रुएल्टी नहीं है। किसी भी तरीके के इंजेक्शंस का यूज़ पोल्ट्री में नहीं होता है अंडे दिलाने के लिए या ग्रोथ बढ़ाने के लिए, ग्रोथ बढ़ाने के लिए वगैरह, ऐसा कुछ जरूरत ही नहीं है भाई। उनका वो जेनेटिकली जो है इस तरीके से सिलेक्टेड है बर्ड्स। मतलब ये समझिए कि एक परिवार में 4 भाई थे, उसमें से एक भाई लंबा था, उसकी आपने किसी लंबी लड़की से शादी करा दी, तो बच्चे लंबे पैदा होंगे। इसको जेनेटिक मॉडिफिकेशन बोलते हैं। यही करके सिलेक्शन कर करके आज की तारीख में जो ब्रॉयलर बर्ड्स हैं वो तेज वजन देने के लिए हैं, लेयर बर्ड जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा अंडे देने के लिए हैं, ठीक है ना। ये सिलेक्शन के थ्रू किया गया है। तो वो बर्ड्स का काम ही है वो अंडे देना या अपने आप को तेज ग्रोथ करना। उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते हो और आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि अंडा शाकाहारी है? बिल्कुल कह सकते हैं अंडा शाकाहारी है। अब देखिए, हर वो व्यक्ति जिसका धर्म इस चीज़ की परमिशन देता है और उसका मन मानता है, उसके पेट में पच जाता है, उसके लिए ये शाकाहारी है। अगर किसी का मन नहीं मानता तो नहीं खाए। बट इतना अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स नेचर में और कोई नहीं है। मतलब आप इसको अडल्ट्रेट नहीं कर सकते, आप इसमें कुछ मिला नहीं सकते, इसके साथ कोई भी गड़बड़ नहीं हो सकती है। बस आपने फ्रेश लेना है और फ्रेश खाना है। चिकन जो है वो उससे अच्छा कोई मीट नहीं है, क्योंकि वो बहुत हेल्दी मीट है। एग से अच्छा कोई न्यूट्रिएंट का सोर्स नहीं है जो आदमी बिना किसी मेहनत के, आप देखेंगे फॉरेन कंट्रीज़ में किसी भी मूवीज़ में देखेंगे तो सुबह उठ करके वो अंडे के पीछे ही पड़े होते हैं, ठीक है ना। तो वो तो हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे हैं ह्यूमन हेल्थ को लेकर के भी। उनका भी आप देखेंगे तो नॉनवेज, और नॉनवेज में स्पेशली पोल्ट्री के प्रोडक्ट जो हैं वो बहुत बड़ा पार्ट है उनके आहार का। और अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया की 1/3 प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ये पूरी कर रहा है। तो इस वजह से मेरे ख्याल से तो अंडा खाने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। और टेक्निकली साइंटिफिकली इसको वेजिटेरियन ही मान सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई जान नहीं है, फॉर दैट सिंपल रीज़न। एनिमल प्रोडक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे मिल्क एक एनिमल प्रोडक्ट है, वैसे एग एक एनिमल प्रोडक्ट है।